potential at a point due to dipole, potential at a point due to dipole, due to dipole। तो क्या है, हम लोग स्टार क्या किए हैं बउआ, किसी डायपोल के द्वारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है वही निकालना है। मोनोपोल के द्वारा तो हम लोग पीछे क्लास में निकाल चुके हैं कि अगर चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V का वैल्यू KQ/R। अगर -Q चार्ज है तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, -KQ/R। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये क्या था, ये था पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। ये क्या था, ये था पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो हमने हेडिंग दे दिया। इसी को क्वेश्चन के रूप में कैसे कभी कभी पूछेगा, लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, find the value of electric potential and field due to an electric dipole, and field due to an electric dipole at a general point having position vector r and theta तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डायपोल है। डायपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डायपोल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो हम लोग एक डायपोल लिए हैं, यहाँ पे -Q चार्ज, यहाँ पे +Q चार्ज, ठीक है। तो हम लोग को कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ जनरल पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r। तो कहता है क्या कि हमारा डायपोल है, डायपोल का ये सेंटर हो गया, डायपोल का ये सेंटर हो गया, ठीक है। डायपोल का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। हमको जो है किसी भी जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट जो कि r डिस्टेंस अवे है, जो कि क्या है r डिस्टेंस अवे, किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे, इस P का कोऑर्डिनेट क्या है r। r का मतलब हुआ कि सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर r है, और ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। तो हम डायपोल के जनरल पॉइंट पे हम पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट P का r, थीटा, ठीक है, r, थीटा। यानी कि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि किसी भी डायपोल के द्वारा किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या किए हमने, हम जो है यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन किए इसको, +Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस r1 है, पॉइंट P का डिस्टेंस -Q चार्ज से ये डिस्टेंस क्या है, r2 है, r2। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, या ये कहो कि डेरिवेशन ही होगा बड़ा सा, कि किसी डायपोल के द्वारा जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। हम डायपोल के द्वारा बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -Q+Q हमने खूब अच्छे से देख चुके हैं, जिसमें आपका आइडियल डायपोल के लिए KQ/R2 होता है, ये फील्ड का वैल्यू, ठीक है, जिसमें r² + x² पे पावर 3/2 ऐसा कर करके सब आता है डिसेंडेड रूट अंडर में। तो फिर हम लोग आइडियल में L का वैल्यू 0 लिए थे, और हमने जो भी है, तो हम इंडोन और ब्रोडॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डायपोल के द्वारा पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हमारा ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -+Q चार्ज, सेंटर से कोई जनरल पॉइंट P है। हम पॉइंट P पे क्या किए हैं, हमें निकालना कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा,
पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो हमने एंगल थीटा ले लिया है। अब इसको डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा बड़ा फिगर हमको बनाना चाहिए, तब आपको दिखाई देगा सही से। ठीक है, आप हटाइएगा मत फिगर को। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हमने कोई सेंटर मान लेते हैं, ये है सेंटर से हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस r ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r कोमा थीटा है, ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, ये डिस्टेंस r1 है, और इस माइनस क्यू से ये पॉइंट क्या है, ये r2 है। ठीक है, r2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इस लाइन को थोड़ा डॉटेड करेंगे पीछे की तरफ, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट क्यू चार जो है माइनस क्यू चार से इस पे क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था, ये एंगल थीटा था, वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये भी थीटा होगा। जैसे हम इस पॉइंट से यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वैसे ही क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड का सिलेबस का हिस्सा, ये मत सोचेगा कि ये बोर्ड का हिस्सा नहीं है। ये पूरा डिस्टेंस क्या है बुआ, ये पूरा डिस्टेंस r है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, r है, सेंटर से डिस्टेंस r है, हमने क्वेश्चन में लिखा दिए ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो अगर हम ये पूछना चाहें, क्या पूछना चाहें, क्योंकि डायग्राम है, ये तो डेरिवेशन आपको हर हाल में पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये आपके क्लास 12 का कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक के पढ़ाई में हमने जो भी पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैट में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो मैंने पीछे करवाया है वो वाला, और सेकंड नंबर अभी तक के पढ़ाई में सेकंड नंबर ये। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिगर तो आपको समझना चाहिए कि हमने फिगर ऐसा क्यों ड्रॉ किया है, पहले नंबर बात। दूसरी नंबर हमारा डेरिवेशन का अप्रोच क्या होगा। ठीक है, ये तमाम चीज आपको सोच कर करके चलना होगा। तो देखो पीछे क्लास में हमने बताया था बउआ, पीछे क्लास में हमने बताया था कि डायपोल का जो है हम लोग जनरली क्या लेते हैं, हम लोग 2l जो है डिस्टेंस लेते हैं। डायपोल का हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं, डायपोल का डिस्टेंस हम लोग 2l, जो पूरा डायपोल का वो दोनों चार्ज के बीच में है, डेरिवेशन को क्या करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग डिस्टेंस को 2l लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई कि देखो भाई ये जैसे अगर 2l है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ये डिस्टेंस l हो जाएगा। तो अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट ये है, ऐसे मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये हमने ऐसे किया है, और यहाँ से हमने 90 ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90, जैसे ये 90 डिग्री है वैसे ये 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो अगर ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये बताना होगा आपको। अनुष्का आवाज आ रही है आपके पास, बता पाएगी कि क्या होगा। बोलो बउआ अगर बोल सकती है तो। अभी बोलेगी, क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, सेम एग्जैक्टली वही चीज है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब एल जो है यहाँ पे है, एल क्या है, हाइपोटेनस है, और यहाँ क्या है, ये बेस है। तो अगर हम लोग cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस हो गया,
हाइपोटेनस क्या है, एल है, क्योंकि रूल है ये कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का सामने वाला साइड होता है, 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एल है तो बेस का वैल्यू क्या होगा, एल cos थीटा। तो दोनों अगर इस ट्रायंगल में करेंगे तो सेम ही आएगा, ये एल cos थीटा, क्या आएगा, एल cos थीटा, एल cos थीटा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। सिमिलरली आर तो क्या है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ आपको आर कोमा थीटा, ठीक है। लेकिन जो सेंटर से ये डिस्टेंस है जहां हमने परपेंडिकुलर डाला उसका वैल्यू क्या है, एल cos थीटा। ये क्या है, एल cos थीटा, एल cos थीटा ये है, एल cos थीटा ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है, एल cos थीटा। इसका मतलब क्या होगा, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया कि सेंटर से जो है जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस मेरे पास आर है, तो ये डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है, जबकि हम अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको इस क्यू चार्ज से यहाँ का मतलब कि निकालना होगा कि ये R1 का वैल्यू जो है वो L के टर्म में कितना है, ठीक है। और इस R, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ हमको Q1 Q2 चार्ज दिया रहेगा, या डायपोल है तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज आपको दिया रहेगा, दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस L चाहे 2L दिया रहेगा, जितने यहाँ 2L लिए हैं तो इधर L है, ये L है। और आपसे किसी भी जनरल पॉइंट पे पूछेगा जिसका पोजीशन वेक्टर R है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस R है और एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा को अगर 0 करोगे तो इंडोन पे आ जाएगा, अगर एंगल थीटा को 90 करोगे तो ब्रॉडॉन पे हो जाएगा, थीटा 0 और थीटा 90 करेंगे तो इंडोन ब्रॉडॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा पोटेंशियल वाले में। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये डिस्टेंस सेंटर से R दिया है, तो R1 तो हम अपने मन से लिए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आपको सेंटर से डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ये R1 हमने अपने मन से लिया है, R2 भी हमने अपने मन से लिया है। तो R1 को क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक R था, R में से हमने 90 डिग्री वाला घटा दिया L cos थीटा, ठीक है, तो ये R1 हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। सब क्लास 10 के पहले का मैथ है, हर जो भी करते हैं हम सब क्लास 10 के बाद का कोई मैथ का यूज नहीं है, समझे। ये भी cos थीटा sin थीटा कहीं भी लगा रहे हैं तो क्लास 10 के एकदम स्टार्टिंग क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो भाई वो है ना 11 12 का आ जाता है मैथ, अदरवाइज जितना भी है कि भाई बेस मैथ का कितना ठीक है, उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं रिविजन में, जिसका बेस सीख नहीं रहेगा उसको तो भाई प्रॉब्लम होगा, है ना। और हम हर कुछ बता रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आपको R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू R है, यहाँ से क्या है L cos थीटा, ये 90 डिग्री ड्रॉ करने का मतलब है कि ये और ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, इसीलिए R2 को हम लाने के लिए ये डिस्टेंस मेरा R है और ये वाला डिस्टेंस L cos थीटा है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगा मैथमेटिक्स के अनुसार। अब क्यों होगा सोचिएगा सर, है ना, सब ट्रायंगल का छोटा छोटा चीज है। R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा हो गया, जिसको ये डायग्राम बनाने के लिए आ गया और जिसको ये लिखने के लिए आ गया उसके लिए डेरिवेशन अब विदिन 2 मिनट का कहानी है, ठीक है। और जिसको मोनोपोल का द्वारा पोटेंशियल का वैल्यू याद है, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हमने अभी बस जस्ट बताया था, पीछे क्लास में हमने बार बार बोला है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इस क्यू चार्ज के द्वारा क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर, मोनोपोल के द्वारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, हमने पीछे क्लास में ड्राइव किया है। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, R1 क्या है, R माइनस L cos थीटा, ये वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन R माइनस L cos थीटा, L cos थीटा। फिर पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, के माइनस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्यू अपॉन इस चार्ज से क्या है डिस्टेंस
पॉइंट पी का, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है R2, R2 का वैल्यू क्या है R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। चूंकि टोटल पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए सिंपली इसे स्केलरली प्लस कर देंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे टोटल पोटेंशियल में, V इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या है के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, प्लस निगेटिव चार्ज के द्वारा क्या है माइनस के क्यू, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सब कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है सर जी, क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, के क्यू को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये वैल्यू आपके पास बचा है। अब क्या है, यहाँ के बाद हमारा काम तो खत्म हो जाता है भाई। अब ये मैथमेटिक्स तो आपको हर हाल में आना चाहिए, सच्चाई बात है। ठीक है, अदरवाइज क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब माने मतलब नहीं रहेगा, इतना जिसको प्लस माइनस नहीं आएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि आर माइनस एल कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये माइनस साइन है, आर प्लस एल कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। तो जब हम ब्रैकेट में आर माइनस एल कॉस थीटा लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है, प्लस आर माइनस आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या पोटेंशियल का वैल्यू, के क्यू एल कॉस थीटा क्या हो गया 2l cos थीटा, 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, कोई डाउट है पूछ सकते हो। अब क्या करेंगे हम लोग, Q इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल को क्या कहते हैं, पारवी बताए कि Q इंटू टू एल को क्या कहते हैं, Q इंटू टू एल को क्या कहते हैं, पारवी बोलेगी। अब ये सब तो अगर नहीं बताइएगा इसका मतलब तो नहीं पढ़ते हैं, सिंपली बात है एक लाइन में। एग्जाम के टाइम में भगवान भी हेल्प नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल, 2 इंटू ये चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, Q इंटू 2L को हमने खूब बहुत देर तक इस पे हमने मतलब बातचीत की है। अगर उसके बावजूद भी हम इतना फिर बता रहे हैं तब भी याद नहीं है, तब तो भाई, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू इंटू टू एल का वैल्यू क्या होगा, इसके जगह हम P लिखेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये P कॉस थीटा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा P कॉस थीटा, क्योंकि Q इंटू टू एल का वैल्यू क्या है P है कॉस थीटा, K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिए, और ब्रैकेट में फिर आर स्क्वायर, K का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q 2L कॉस थीटा को P कॉस थीटा लिखे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया पोटेंशियल का वैल्यू हो गया।
ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको हर हाल में, पारवी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ठीक है, सवाल ही नहीं है, ये क्लास 12 का बोर्ड का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये हर हाल में याद होना ही चाहिए। समझ गए? अगर चाहते हो कि बोर्ड में कुछ भी ठीक ठाक नंबर आवे तो, और ये सब याद रखिए, ये बोलिए सर जी कि Q इंटू 12 क्या होता है। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि नहीं पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा सर जी। जो भी करवाते हैं वो आपके सिलेबस का चीज है, समझ गए? उसके बावजूद भी पता चलता है कि भाई एक दो क्वेश्चन इधर से उधर कहाँ कहाँ देता है कभी कभी, इतना पढ़ाने के बावजूद भी, है ना? और स्कूल में तो ये सियोरिटी है कि जितना हम बता रहे हैं ना उसका 50% भी नहीं बताता होगा। नहीं तो स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा हर जगह पे पढ़ाता है बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में बस 5-6 क्लास, उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें गायब हो जाती है। जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पी cos थीटा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल। ठीक है, अब आपको खुद बोलना चाहिए कि भाई आइडियल डाइपोल में क्या कंडीशन लेते हैं। आइडियल डाइपोल में क्या लेते हैं, एल का वैल्यू को 0 लेते हैं, एल टेंस टू क्या है, 0 है, एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब एल की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा पी cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आइडियल डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू पी cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन तभी नहीं बनेगा जब आपको थीटा नहीं मालूम होगा कि एक्चुअल में थीटा क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे थीटा क्या है, समझ गए? तो यहाँ पे थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा है क्योंकि माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है, डायपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन होता है। तो थीटा क्या है, लिखेंगे वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, theta is angle between direction of dipole moment and point at which and point at which potential to be calculated, point at which potential to be calculated। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई डायपोल मोमेंट का ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हम मान लेते हैं यहाँ पे निकालना है तो ये थीटा हो जाएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इस वेक्टर के बीच का डायरेक्शन। यहाँ निकालना है तो थीटा ये हो जाएगा, तो वही थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जहां पे हमें निकालना उसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा और पी वेक्टर के बीच को क्या कहते हैं, थीटा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, मोनोपोल जब सिंगल प्लस क्यू चार्ज था, सिर्फ सिंगल चार्ज था, तो उसके द्वारा पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया था, के क्यू अपॉन आर। तो मोनोपोल के द्वारा जो पोटेंशियल था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर था, जबकि डायपोल के द्वारा, जबकि जब आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज है, तो डायपोल के द्वारा जो पोटेंशियल का आया आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू, वो क्या आया, आपके पास आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आया आपका, या पी cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा कर लेंगे तो सिंपली कर सकते हो कि पोटेंशियल 1 अपॉन आर स्क्वायर आया। मोनोपोल के द्वारा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि डायपोल के द्वारा पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर था, और डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्यूब था। ठीक है, ये सब तमाम चीजें रटा हुआ होना चाहिए सर जी, नहीं कहता कि एकदम जुबान याद होना चाहिए, जो भी है। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आया पी cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना? ये आपका जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू आया। मान लेते हैं कि हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है और हमारे पास ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर हम इंडोन पोजीशन की बात करेंगे
अगर हम लोग क्या करेंगे, इनडाउन पोजीशन की बात करेंगे, मतलब ई डायरेक्शन में पोटेंशियल की बात करेंगे, किसी भी जगह पे पॉइंट पी है, यहाँ पे इनडाउन पोजीशन पे पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो इनडाउन पोजीशन पे, डायपोल के इनडाउन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू cos 0 1, तो P अपॉन कम तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो इनडाउन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यही पॉइंट है, हमारा डायपोल का भी डायरेक्शन यही है और आर वेक्टर भी यही है, दोनों पैरेलल है, तो cos 0 हो गया। cos 0 का वैल्यू 1 P/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये इनडाउन पोजीशन पे, यानी ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। पोटेंशियल मैक्सिमम किधर होता है, डायपोल के इनडाउन पे होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डायपोल के इनडाउन पोजीशन पे होता है। डायपोल के अगर ब्रॉडॉन की बात करें, डायपोल के ब्रॉडॉन की बात करें, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करेंगे डायपोल का, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है और पोजीशन वेक्टर आर ऊपर की तरफ है, आर वेक्टर। थीटा क्या लेते हैं, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन और आर वेक्टर के बीच में, ये डायपोल इधर इधर ही था, आर वेक्टर भी इधर था 0, इसलिए cos 0 का वैल्यू 1। यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री होगा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो गया। तो ब्रॉडॉन पोजीशन के डायपोल पे क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट के रिवर्स पोजीशन पे, डायपोल मोमेंट के रिवर्स पोजीशन पे, ठीक है, अगर यहाँ कहीं पॉइंट होता है पीछे साइड में, यहाँ कहीं पॉइंट होता है पीछे साइड में, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट होता है पी पीछे साइड में, यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है, क्योंकि क्या है, मेरा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर, और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में। पी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में होता है पी वेक्टर, तो पी वेक्टर आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है, और माइनस क्यू चार से इधर जो आर वेक्टर ले रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में क्या बना, 180 डिग्री का एंगल, क्या बना, 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल में cos का वैल्यू 180 रखेंगे, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो पोटेंशियल का वैल्यू -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका P/r स्क्वायर, P/r स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आपका क्या आया, निगेटिव, इधर आपका सेम वैल्यू आया है लेकिन पॉजिटिव में, इसलिए मैक्सिमम हुआ। इधर आपका क्या हुआ, पोटेंशियल मिनिमम होगा, पोटेंशियल क्या हुआ, मिनिमम हुआ। तो क्या आप देख रहे हो, आप अगर गौर से देखोगे पूरे को, अगर आप गौर से पूरे को देखोगे तो इधर पोटेंशियल मिनिमम हुआ, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन के अपोजिट में पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम हुआ, मिनिमम से बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 पहुंचा। फिर क्या हुआ आपका, जब हम लोग इनडाउन पोजीशन पे गए तो इधर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो डायपोल के द्वारा जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, निगेटिव साइड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होता है डायपोल में, -k P/r स्क्वायर, आप कह सकते हो k P/r स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ब्रॉडॉन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के द्वारा 0 होता है, और इनडाउन पोजीशन पे जिधर पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू kP/r स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज के तरफ में kP/r स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज के तरफ में -kP/r स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के तरफ मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल का, नेगेटिव के तरफ मिनिमम, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हैं यहाँ तक में। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री जब था तो ये वैल्यू मैक्सिमम आया। ये खूब एग्जाम में पूछा हुआ, खूब, और आगे भी खूब पूछेगा सर जी, समझ गए, इसलिए सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है, कोई डाउट है कि नहीं पूछ सकती हो बाबू। ठीक है, अब जैसे देखो ये पोटेंशियल आपका डायपोल के द्वारा कंप्लीट हो गया। डायपोल का पोटेंशियल में इतना ही है हम लोग के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, उसके बाद रेस्ट जो है न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो एक चीज है जो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको हो सकता है कि हल्का सा डिफिकल्टी लगे। जैसे देखो पोटेंशियल का जो है हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये पोटेंशियल क्या था मेरा, ये पोटेंशियल था मेरा किसी डायपोल के द्वारा किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर r था और आपका एंगल थीटा था यहाँ पे। अब क्या है कि हमको पोटेंशियल का यूज कर करके, चूंकि हम जब डायपोल पीछे पढ़े हैं तो हम डायपोल का सिर्फ स्पेशल केस देखे हैं। ये पोटेंशियल का किसी भी केस के लिए वैलिड है, क्योंकि बउआ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इंडोन पे पढ़ा है जब cos 0 है या तो cos 90 मतलब 90 डिग्री पे। हमने सिर्फ 2 केस है और सिलेबस में वही चीज है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे करके एग्जाम का पैटर्न चेंज करते चला गया है पिछले 3-4 साल से, तो देख रहे हैं कि भाई जनरलाइज करके कुछ भी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल तो ये आपको हर हाल में याद करना होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बउआ, हमने सिर्फ स्पेशल केस पढ़ा है कि इंडोन पोजीशन पे क्या होगा और ब्रोडॉन पे क्या होगा। जैसे क्या है कि अगर हमको पूछा जाएगा कि भाई बताओ 30 डिग्री पे क्या होगा पोटेंशियल, तुरंत में cos 30 रखेंगे, निकाल देंगे। पूछा जाएगा 60 डिग्री पे पोटेंशियल क्या है ना, 2 मीटर डिस्टेंस है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना, कोई पॉइंट पी है, बताओ पोटेंशियल क्या होगा भाई। यहाँ डिस्टेंस की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर cos 60 कर देंगे, cos 90 cos 120। पोटेंशियल कहीं भी पूछेगा हम बता देंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या तो हम इधर की तरफ पढ़े हैं या इधर की तरफ, हम जनरल नहीं पढ़े हैं। तो हम जनरल पोटेंशियल से हम जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को देखेंगे। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन मतलब कि कॉम्पसन में तो खैर अगर पूछा गया है अभी तक जितना भी चीज पढ़ाए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में, अभी जस्ट जो बोल रहे हैं इसके पहले तक में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पसन के लिए जो आगे हम लिखने वाले हैं बोर्ड के हिसाब से, हमने बोला कि इंडोन ब्रोडॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डेरिवेशन आपको एकदम याद होनी चाहिए और आपका पोटेंशियल का डेरिवेशन याद होना चाहिए। यहाँ तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ठीक है। तो जनरल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वही हम बता रहे थे, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, हम जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, एक थीटा कोऑर्डिनेट है, एक आर कोऑर्डिनेट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा मेरा, जिसको हम रेडियल कंपोनेंट कहेंगे ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियल आर के लॉन्ग, जो पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग रेडियल कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो एंगल के लॉन्ग होगा। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पे था, एक एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम क्या कहेंगे ई थीटा। तो जब जनरल कंपोनेंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होता है, एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, दोनों का, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरल होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट होगा, चूंकि वेक्टोरियली रेडियल कंपोनेंट का और एंगुलर कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, और ये रेडियल कंपोनेंट के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिस एंगल का नाम हमने अल्फा रख दिया, जिस एंगल का नाम हमने अल्फा रख लिया। यानी हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हमने डायपोल के द्वारा जनरल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला। अब इसी पोटेंशियल का यूज कर करके हम डायपोल के द्वारा किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमको 30 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री किसी भी एंगल पे किसी भी डिस्टेंस पे अगर हमसे फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, हम विदाउट प्रॉब्लम के हम सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है बउआ, हमने चूंकि पीछे के क्लास में आपको
बार बार बताया था कि जब हमारे पास पोटेंशियल दिया रहेगा तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे, और फील्ड दिया रहेगा तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने लास्ट के क्लास में E इक्वल टू माइनस डेल फाई हमने करके ऐसे ऑपरेटर लिखा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सिंपल एक कोऑर्डिनेट में E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो रेडियल कंपोनेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई आर इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियल कंपोनेंट होगा ई आर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, और वोल्टेज का वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से बाहर निकाल लीजिए, माइनस पी कॉस थीटा सब कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। बचा क्या हमारे पास, डी अपॉन डी आर, और बचा क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर ले गया तो आर पे पावर -2 हुआ, -2 हुआ। ठीक है, कोई इसका डिफ्रेंसिएशन बताइएगा कि डी बाई डी आर पे पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। बोलो, कोई बोल सकता है तो। तो हर दिन डिफ्रेंसिएशन सिखाते हैं 5 मिनट। डी बाई डी एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन का एक ही रूल है, इसके अलावा कोई दूसरा रूल तो हम यूज कर नहीं रहे हैं फिलहाल में। तो यहाँ n का वैल्यू क्या, -2, तो -2 मल्टीप्लाई जाएगा और -2 -1 -3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 और ये वाला माइनस होकर के क्या होगा प्लस, और 2 आ जाएगा तो यहाँ 2p हो जाएगा, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या बोले कि जैसे -2 है तो -2 आएगा, और फिर -2 -1 -3 आएगा, आर पे पावर -3, आर पे पावर -3 का मतलब क्या होगा 1 अपॉन आर क्यूब, तो आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। रेडियल निकल गया। अब एक एंगुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये मत सोचिएगा सर जी कि क्लास 12 के सिलेबस से बाहर की बात है, जो भी बता रहे हैं सब कुछ आपके बोर्ड में पूछा जाता है, सब कुछ। हाँ, अगर एकदम सिलेक्टिव की बात है तो हम एकदम जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी चर्चा करिए कि भाई इंड्रॉन ब्रोडॉन पे आपको याद होना चाहिए, ये जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का डेरिवेशन याद होना चाहिए। ये 3 गो अभी तक हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट की बात है ये डिफरेंस, ये इसका आंसर आप याद करोगे फाइनली। इसका डेरिवेशन अगर लगता है कि नहीं भाई आपको भारी लगता है तो इसको छोड़ सकते हो डेरिवेशन, बट इसका फाइनल आंसर आपको हर हाल में याद करना होगा, हर हाल में। इसके बाद वाला जो करवाएंगे टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों। तो 5 गॉसेस लॉ के पहले 5 डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी बोर्ड के एग्जाम में आप सेफ माने जाएंगे। जो भी है, ये रेडियल कंपोनेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे, ई थीटा। ठीक है, ई थीटा एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, -1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा। ठीक है, डेल वी बाय डेल थीटा। अब एक चीज याद रखना होगा कि एंगुलर कंपोनेंट में एक 1 अपॉन आर आता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि अलग अलग कोऑर्डिनेट होता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है जिसको एक्स वाई जेड कहते हैं। आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े होंगे, आर और थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट का है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाया, सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में खूब अच्छे से पढ़ाया है।
जहाँ इमेजिनरी नंबर पढ़े वहाँ पोलर का कन्वर्जन पढ़े होंगे, तो एक मतलब कि जो भी है, बट यहाँ कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो एक जैसे आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ हुआ, एक ऐसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो उसी में कन्वर्जन में 1/r होता है। ठीक है, पूरे फिजिक्स में हम पूरे फिजिक्स क्लास 12th में हम दो ही चीज बताते हैं जिसका रीजन कहाँ से आया। तो जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन आता होगा वो ये चीज समझेगा। अदरवाइज हम कहते हैं कि चूंकि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा ये चीजें तो आप इसे याद कर जाइए कि देखो भाई, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में dv/dr जो है वो तो जस्ट का तस है, बट -1/r एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा जो भी है। तो -1/r है। ऐसे ही वोल्टेज v का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के साथ है, चलो ये रख देते हैं एक बार, del/del थीटा p cos थीटा अपॉन 4πε0 r²। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंगल के टर्म में है तो एंगल वेरिएबल होगा। जब ई आर किए थे तो वहां वेरिएबल आर था, इसलिए वहां डिफरेंशिएशन आर के टर्म में किए, वहां cos थीटा कांस्टेंट था। यहाँ डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म में है तो इसलिए यहाँ थीटा वेरिएबल है, आर क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये पूरे को बाहर निकालेंगे r² हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे है 1 या p को भी बाहर निकालेंगे p/(p/4πε0r³। 4πε0r³। ठीक है, -p/4πε0r³। del/del थीटा cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएंगे सर जी cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, कोई बोल पाएगा तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन? cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस वो करके प्लस हो जाएगा। तो ई थीटा का जो वैल्यू हुआ एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया आपका 4p cos थीटा अपॉन 4πε0r³। सॉरी, cos को लिखे, cos का माइनस साइन है तो साइन यहाँ आ जाएगा, p sin थीटा अपॉन 4πε0r³। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने रेडियल कंपोनेंट निकाल लिया, एंगुलर कंपोनेंट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल का जनरल पॉइंट पे, वो आपका क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, यूनिट वेक्टर आर के वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट किए, प्लस ई थीटा यूनिट वेक्टर थीटा। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है। रेडियल कंपोनेंट हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 2p अपॉन 4πε0r³। हमारे पास यही आया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आर कैप दे दिए, प्लस ई थीटा क्या आया है, p sin थीटा अपॉन 4πε0r³। यहाँ पे हमने cos थीटा छोड़ दिया ना रेडियल कंपोनेंट में, 2p cos थीटा अपॉन 4πε0r³ इंटू आर कैप, प्लस ई थीटा का वैल्यू क्या आया अभी, p sin थीटा अपॉन 4πε0r³ इंटू थीटा कैप। ये क्या है आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टोरियली फॉर्म में। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये दोनों का स्क्वायर का क्या होगा, रूट अंडर होगा। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर का रूट अंडर, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर 2p cos थीटा अपॉन 4πε0r³ का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4πε0r³ का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे
जब इसको सॉल्व करोगे, हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा सर जी। ऐसे चाहोगे तो आप अंदर में ही 2p/4 को कॉमन ले लोगे, यहाँ cos स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, या तो ऐसे करोगे, चूंकि p को लोगे यहाँ 2 नहीं है तो p/4 को कॉमन, ये 2p, ये 2 cos थीटा बचेगा, यहाँ पे sin थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा को cos में बदलोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा फाइनली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ जाएगा p वेक्टर अपॉन 4πε0 r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अभी तक जो भी चीज पढ़ाए हैं उसमें कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बोर्ड के एग्जाम के लिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है तो कुछ भी दे सकता है। सिंपल है, आपको दे देगा कि बताओ एगो डायपोल है, डायपोल के सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे, जो कि डायपोल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वहां पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। आपको देगा 2 डायपोल है जिसका दे देगा कि 2 कूलम का चार्ज है, -2 + 2 या -4 + 4 ऐसा करके कुछ दे देगा। डिस्टेंस आपको दे देगा कि भाई डायपोल के सेंटर से 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, और एंगल दे देगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी देगा। बताओ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। पुट कीजिए सर जी। पी की जगह पे 2L3, चार्ज का वैल्यू 2 कूलम दिया है, दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस दे देगा। तो मान लेते हैं 2 कूलम है, 4 मीटर, मान लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस है तो 2 × 2 हो जाएगा, 4πε का वैल्यू रखोगे। r³ मान ले 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी पूछेगा उसका क्यूब करोगे, 60 डिग्री जो भी है, 30 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 या cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 120 + 1, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। दूसरा नंबर आपका क्या होगा, तो ये एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, जो हमने बहुत बार देखा है कि इसमें जो है आपको ये पूछा गया है कि जो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रहा है अल्फा, और ये एंगल जो थीटा है, इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो E⁻/ER। अब ये सब चीज समझने के लिए सर जी मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्लास 10th लेवल का, हम ही नहीं कहते हैं क्लास 10th है, अब क्लास 10th लेवल का मैथमेटिक्स का मतलब कि फिजिकल टाइप का आपको थिंकिंग होना चाहिए। फिजिकल थिंक का मतलब कि देखो यहाँ पे ई रिजल्टेंट है, ये ER है, रेडियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E⁻, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई हम tan अल्फा कहाँ से निकाल पाएंगे, tan अल्फा कहाँ से निकाल पाएंगे, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ क्या है, अब जो वेक्टर में करते थे भाई, ए और बी वेक्टर निकालते थे ना, तो ए वेक्टर लेते थे, बी वेक्टर लेते थे, यहाँ आपका क्या है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट आर जो आया वो आपका अल्फा बनाया। ठीक है, तो tan अल्फा निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे करके बी वेक्टर जो है यहाँ पे बी वेक्टर आ जाता था, उससे निकालते थे। सेम कहानी यहाँ पे भी है। ठीक है, ई थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो ई⁻ वाला में और ER वाला में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ। E⁻ वाला में sin थीटा बचेगा और नीचे ER वाला में 2 cos थीटा बचेगा। ठीक है, तो sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा, एगो 2 है क्योंकि एक में p cos थीटा है, एक में 2p है। ठीक है, सब कुछ कैंसिल होकर करके ये tan θ/2 बचेगा, तो tan अल्फा = tan θ/2। ये रिलेशन भी क्या है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो कुछ डाउट है यहाँ तक में तो पूछ लीजिए। हमने बहुत धीरे-धीरे करके बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि जब जनरल पॉइंट पे निकालेंगे तो सिर्फ एफ कोऑर्डिनेट या सिर्फ वाई नहीं रहेगा, जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होगा। इसमें एक कोऑर्डिनेट हमारा थीटा है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा डिस्टेंस r है, r और थीटा कह सकते हो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जैसे भी कह सकते हो आप।
उस बेसिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहां पे है यानी कि हम डायपोल के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने निकाल लिया, और हमने जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और थीटा इसके साथ क्या रिलेशन है ये भी हमने देख लिया। लास्ट एक छोटा सा यहाँ देखेंगे कि हमने क्या देखा कि जो जनरल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, जनरल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपका आया P/4πε0 r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास आया। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब देखेंगे, अब आपको क्या है, अगर पहले वाला फॉर्मूला याद है कि डायपोल के इंड ऑन पोजीशन पे है, डायपोल के इंड ऑन पोजीशन पे है, एट इंड ऑन पोजीशन, एट इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन पे क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 + 1 4 होगा, 4 का रूट अंडर 2 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, 2 रहा, ये वैल्यू पूरा 2 हो गया, 2p/4πε0 r³। आप यही देखे थे कि आइडियल डायपोल के इंड ऑन पोजीशन पे यही आ रहा था, 2p/4πε0 r³ चाहे x³, जो भी वहां पे जूम किए होंगे। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब डायपोल का ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ब्रॉड ऑन का मतलब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 × 3 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 का रूट अंडर 1 हो गया, ये पूरा टर्म 1 में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, बचा क्या, बचा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P/4πε0 r³। ठीक है, तो डायपोल के इंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हमने पोटेंशियल, हमने फील्ड और डायपोल के जनरल पॉइंट पे हमने हर कुछ निकाल लिया। हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हमारे पास डायपोल है तो डायपोल में जो पोटेंशियल होता है डायपोल के द्वारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, जबकि फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। ये डायपोल के द्वारा है, डायपोल के द्वारा, डायपोल। जबकि मोनोपोल के द्वारा हमारे पास क्या है, मोनोपोल के द्वारा पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 1/r है, और मोनोपोल के द्वारा जो फील्ड का वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ये क्या है, मोनोपोल के द्वारा। सबका डेरिवेशन हमने कराया, सब कुछ आपको याद होना चाहिए सर जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी तरह से नया होता है क्लास 12 के बच्चे के लिए, और जो भी पढ़ाया गया सब कुछ सिलेबस का चीज है, हर कुछ। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी बाकी आप अच्छे से समझते हैं या देखते हैं एनसीईआरटी को, तो थोड़ा सा आप खोलिएगा उसको, लेकिन देखिएगा हर कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खाली एनसीईआरटी को समझने का कैपेबिलिटी होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटा हेडिंग डालेंगे, छोटा हेडिंग लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास क्या है, देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टाइप से आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया है, किसी एक डायपोल को आपने प्लेस्ड कर दिया। क्या कर दिया, एक डायपोल को आपने प्लेस्ड कर दिया। मान लो कि इस डायपोल का प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ पे है, और इसी डायपोल का
माइनस क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को क्या किया है, प्लेस्ड किया है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को क्या किया, प्लेस्ड किया है। अब क्या है कि जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं न कहीं रहा होगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल करने लगता है, या उसकी टेंडेंसी होती है। अदरवाइज ऐसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे सोचेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, इधर एक फोर्स लगेगा F, जिसका वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्यू ई होता है इधर फोर्स। निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब निगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट वो टेंडेंसी होती है। इधर पे भी आपका क्या है, सेम फोर्स F लगेगा, लेकिन क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि इधर टेंडेंसी होगी, ये माइनस F फोर्स लगेगा, वहां प्लस F तो इधर माइनस F, सेम वैल्यू क्यू ई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को प्लेस्ड किया। तो हमने क्या देखा कि जितना फोर्स से ये आगे बढ़ रहा है, मतलब टेंडेंसी है, उतना ही फोर्स से नीचे है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल पे जो नेट फोर्स का वैल्यू होता है, वो नेट फोर्स का वैल्यू 0 लगेगा। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को प्लेस किए हैं, ठीक है, किसी डायपोल को प्लेस किए हैं, तो उस डायपोल के ऊपर उस एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। डायपोल का लेंथ कितना है, 2l, हम हर जगह लेंथ 2l ले रहे हैं। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, p वेक्टर, हमेशा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के बीच में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, लिखेंगे एक दो लाइन इसके बारे में, पहले लिखेंगे अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p, अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p बोल रहे हैं तो p वेक्टर देते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है। अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p वेक्टर placed in a uniform electric field E, placed in a uniform electric field E vector, uniform electric field E vector, comma makes angle theta। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फिगर में वो थीटा एंगल दिखा दीजिए। ठीक है, एंगल थीटा आप दिखा दीजिए। क्या बोले हम कि a dipole of dipole moment p vector placed in a uniform electric field E vector, एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट p है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, उसमें हमने प्लेस्ड किया है। कोमा देके मेक एंगल थीटा, मेक एंगल थीटा, थीटा किसके बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच में। सब कुछ याद करना होगा सर जी, तभी आप न्यूमेरिकल में cos थीटा sin थीटा का वैल्यू जो भी डेरिवेशन में है, हर जगह आ रहे हैं, आप रख पाओगे। तो मेक एंगल थीटा बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्ज, फोर्स लग रहा होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टू चार्ज are equal in magnitude, electric force acting on two charge are equal in magnitude but opposite in direction, as shown above figure, as shown in the above figure, as shown in the above figure. Hence net force on the dipole is 0, hence net force on the dipole is 0, net force on the dipole is 0, but these two force produce a net torque,
but these two forces produce a net torque on the dipole. Net torque on the dipole. Net torque on the dipole. तो क्या है बउआ कि जैसे देखो हमारे पास इस टाइप का डायपोल है, यहाँ पे हमारा फोर्स आगे लग रहा है, यहाँ फोर्स हमारा पीछे लग रहा है, ऐसे करके। तो जब ये टॉर्क का रूल है, आप गेट को खोलते हो बंद करते हो, मान लेते हैं आपका 4 व्हीलर है बउआ, चक्का पंचर हो गया, मान लो कि आपको खोलने का जरूरत पड़ गया, तो आप देखते हो कि स्टेपनी लगाते हो और आप खोलना लगते हो। हर जगह क्या है, टॉर्क काम करता है बउआ, ठीक है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है, उसके बावजूद भी टॉर्क लगता है, ठीक है, उसके बावजूद भी टॉर्क लगता है। जैसे देखो मान लो कि ये जो डायपोल है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है डायपोल, -q प्लस q। और अगर देखो क्या है, इधर फोर्स लगाते और इधर फोर्स लगाते ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन क्या होता है बउआ कि एक फोर्स इधर लग रहा है, सेम ही लाइन में दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम कोलिनियर फोर्स कहते हैं, है ना। एक ही लाइन पे ये फोर्स लग रहा है, तब यहाँ पे टॉर्क क्रिएट नहीं होता है। तो नेट फोर्स 0 होने पे ये जरूरी नहीं कि टॉर्क लगेगा ही लगेगा, देखो ठीक है, क्योंकि बउआ आप मान लेते हैं आपका एक हाथ पकड़ के इधर कोई खींच रहा है, दूसरा हाथ पकड़ के इधर, तो इधर क्या है, फोर्स सेम लाइन में है। जब दो इक्वल फोर्स बउआ सेम लाइन में लगे रहेगा, तब टॉर्क नहीं लगते हैं, ठीक है। क्लास 11th में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर क्या है बउआ, फोर्स अगर कोलिनियर नहीं है, सेम ही एक्सिस ऑफ लाइन पे नहीं लग रहा है, जैसे बउआ इस फोर्स का डायरेक्शन देखो ये है ऐसे, और इसका क्या है ऐसे है, तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है, इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, क्यू ई दोनों जगह है, लेकिन क्या है, सेम लाइन पे नहीं है बउआ, इसके बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बउआ, इसके बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक फोर्स देखो इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स क्या है, इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये एंगल क्या है बउआ, ये थीटा एंगल है, ठीक है। फोर्स यहाँ वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशनल मोशन, आप फोर्स यहाँ लगाओ, यहाँ एक ही बात हो रही है, एंगल थीटा है। ये लेंथ कितना है बउआ डायपोल का, 2l लेंथ है, 2l लेंथ है, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है बउआ, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, टॉर्क जो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, क्लास 11th के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम बोले कि गॉसस लॉ के पहले आपको 3 से 4 चीजें 5 चीजें एकदम रटा होना चाहिए। डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंडोन ब्रॉडॉन और जनरल, डायपोल के द्वारा पोटेंशियल का वैल्यू जनरल, ये दो डेरिवेशन एकदम जुबानी याद होनी चाहिए। हालांकि रिंग वाला भी बहुत बार पूछा है, इनफाइनाइट वार्ड वाला भी बहुत पूछा है ना। तो इसलिए प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बस सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एकदम जुबानी याद होनी चाहिए, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और इनफाइनाइट वार्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो एकदम यहाँ ये 3-4 चीज एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद टॉर्क वाला ये डेरिवेशन करवा रहे हैं, ये वाला एकदम याद होनी चाहिए अच्छे से, और पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद करेंगे। यहाँ तक गॉस लॉ के पहले ये 5 चीजें जुबानी याद होनी चाहिए। टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है बउआ, आर का वैल्यू क्या है बउआ, आर का मतलब है दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस 2l है, 2l है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा है। तो आर का वैल्यू रखे, एफ का वैल्यू क्या है बउआ, चाहे चलो हम लिख सकते हैं 2l वेक्टर इनटू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, इसको लिख सकते हैं 2l क्यू ई, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में क्या आता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। सेम बउआ 2l क्यू को क्या कर लीजिए आप, पी लिख दीजिए, पी वेक्टर इनटू ई वेक्टर साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, चूंकि पी ई साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया आपका, फाइनली एक्सप्रेशन क्या होगा टॉर्क का, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बहुत बार पूछा है डेरिवेशन के रूप में कि भाई किसी डायपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आप ड्राइव कीजिए कि जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो पी क्रॉस ई होगा, ठीक है। पी ई साइन थीटा को कोई वैल्यू कोई बच्चा पी क्रॉस ई लिख सकता है, क्योंकि
जब इसको खोलेंगे तो मोड ऑफ पी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो पी वेक्टर ई वेक्टर का मॉडल ऑफ साइन थीटा को पी क्रॉस ई कोई भी लिख सकता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब ये सब कहाँ से यूनिट आता है आप एनालिसिस कीजिएगा, अदरवाइज एफ का वैल्यू न्यूटन है, आर का वैल्यू मीटर है, न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। पूछो कोई डाउट है तो बोलिए सर जी, बोलिएगा तभी समझ में आएगा फिजिक्स, अदरवाइज भारी लगने लगेगा। हम बोले थे कि 4-5 क्लास आपको बड़ा आसान लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब आप डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे सिलेबस बढ़ेगी, ठीक है। ओके, आज मेरे ख्याल से 10th या 11th क्लास होगा इलेक्ट्रोस्टेट का, समझे। कि जब हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला भी चीजें आपको दिमाग से निकलने लगेगी। फिर जब हम कैपेसिटर में पहुंचेंगे तो पूरा पीछे का है, तो एक तो आपको प्रैक्टिस खोता है, रिवीजन खोता है, साथ में आपको याद करने के लिए कहता है। और समझ जाओगे एक बार तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप नहीं पूछते हो, ये आपकी कमजोरी है बहुत ज्यादा, आपको पूछना चाहिए खुल के कोई भी चीज जो भी है। तो टॉर्क का वैल्यू हमारे पास पी क्रॉस ई आ गया, ठीक है, यानी पीई साइन थीटा, यानी फाइनली क्या आया हमारे पास, टॉर्क का वैल्यू पीई साइन थीटा, ठीक है, या पी क्रॉस ई। टॉर्क का वैल्यू आ गया हमारे पास पीई साइन थीटा। अब इमेजिन करो, या केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री, केस फर्स्ट में क्या करो, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारा डायपोल जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू 0 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, पैरेलल है। तो हमने कहा था कि यहाँ पे भी फोर्स आगे लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स पीछे लगेगा, एंगल क्या होगा, पाई बन जाएगा 180। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर सेम लाइन पे लगते हैं तो टॉर्क नहीं लगता है। ऐसे भी थीटा 0 का मतलब यही हुआ कि ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग है, साइन 0 0, टॉर्क का वैल्यू क्या है, 0 होगा। हमने बोला कि हर एक डेरिवेशन के बाद जो केस होता है वो आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक का, ठीक है। तो अगर थीटा 0 है तो हमारे पास क्या आया, नेट फोर्स का भी वैल्यू 0 आया और नेट टॉर्क का भी वैल्यू 0 आया, नेट फोर्स 0 आया, नेट टॉर्क 0 आया, क्योंकि थीटा 0 है तो साइन 0 0, टॉर्क का वैल्यू 0, नेट फोर्स तो 0 पहले से है, ठीक है। केस सेकंड लिखेंगे, केस सेकंड लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन अ, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा होगा, यूनिफॉर्म की जगह क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग जानते हैं बउआ कि जैसे ये आपका क्या है, डायपोल है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज यही है, यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा वैल्यू है, यहाँ कम जाए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब किसी एक जगह पे ज्यादा दूसरे डिस्टेंस के साथ चेंज करे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एफ डैश लगेगा या यहाँ F1 लगेगा, तो इधर का वैल्यू क्या होगा, F2 होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू सेम नहीं होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F का वैल्यू 0 नहीं होगा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और आपका यहाँ इसमें टॉर्क भी लगेगा, अगर कोई एंगल पे है हुआ तो रोटेट की टेंडेंसी होगी, टॉर्क भी उस पे लगेगा, यानी टॉर्क का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू आपका 0 नहीं होगा, साथ में इसकी टेंडेंसी रोटेट करने की भी रहेगी, घूमने की भी रहेगी, तो टॉर्क भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ऐसे, और मान लो कि डायपोल भी इसी के लॉन्ग है सेम, अगर थीटा 0 बन रहा है तब फोर्स तो 0 नहीं होगा बउआ, लेकिन सेम ही डायरेक्शन में है तो ये रोटेट नहीं करेगा बउआ, ठीक है, तब ये रोटेट नहीं करेगा, यानी टॉर्क नहीं लगेगा, तब टॉर्क 0 होगा। लिख लेंगे but if field is increasing along p vector, f net not equal to 0, and f net on dipole is along electric field vector, but torque equal to 0, लिखेंगे if field is decreasing along p vector, f net not equal to 0, and f net directed opposite to p vector, here torque equal to 0, वही कहा गया आपको कि मान लो कि जैसे मान ले माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका डायपोल क्या होगा, पी हो गया इधर, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से इधर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम है और यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इस पॉइंट पे, तो यहाँ कम फोर्स लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में इधर की तरफ कम फोर्स लगेगा, जबकि यहाँ पे जो है प्लस क्यू चार्ज पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ते हुए इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ कम वैल्यू, इससे ज्यादा यहाँ, 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 तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि Q तो दोनों पॉइंट पे सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा है तो फोर्स जो है इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, चार्ज तो दोनों जगह सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है, तो इधर फोर्स का वैल्यू जो है कम लगेगा और इधर फोर्स का वैल्यू ज्यादा लगेगा, चूंकि पैरेलल है तो ये क्या होगा, सीधे आगे की तरफ खींचा जाएगा, नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर ज्यादा है, सपोज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम होते चला गया, यहाँ कम होते, चार्ज तो दोनों जगह सेम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है तो इधर फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है तो इधर F इक्वल टू क्यू ई, चार्ज तो सेम है, यहाँ चूंकि E का वैल्यू कम है इसलिए फोर्स इधर कम लगेगा, तो नेट फोर्स जो होगा इधर की तरफ ज्यादा जाएगा, इधर की तरफ, और टॉर्क का वैल्यू 0 लगेगा, इधर सीधे खींचा जाएगा डायपोल, ठीक है। तो अगर P वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, P वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो ये आगे खींचा जाएगा, नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, नेट फोर्स लगेगा लेकिन टॉर्क 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के अपोजिट में बढ़ता है, P अगर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ता है, तब डायपोल क्या होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ में खिंचाएगा, अपोजिट खींचा जाएगा, फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 होगा, ठीक है। इसी में लिखेंगे जो हम लोग लिख रहे थे कि टॉर्क का वैल्यू क्या है, PE sin थीटा है, अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड में, और ये वैल्यू sin 90 1 हो गया तो PE होगा, टॉर्क मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे करके है, ऐसे है, और डायपोल मेरा ऐसे रखा गया है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर के बीच में 90 बनेगा। ये एंगल किसके बीच में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये डायपोल मोमेंट के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक फोर्स आपका इधर लगेगा F, दूसरा आपका इधर लगेगा, एग्जैक्टली 90 पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वाला केस है थीटा 90 में। इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा,
है ना, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क का क्या होगा, पीई होगा, मैक्सिमम वैल्यू पीई होगा। बोलो कोई डाउट है तो तब याद कीजिएगा सर जी, ठीक है, लिखने से कोई फायदा नहीं होगा कहीं दूर दूर तक नहीं। हम बोले कि अगर हम 1 घंटा पढ़ाते हैं तो आपको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इससे कम पढ़ोगे फिर तो सवाल ही नहीं कवर करोगे। ठीक है, जो ऑल इंडिया में टॉपर बना है, जो फिजिक्स में 100 लाया है, जो आईटी में 50 के अंदर लेकर आया है, आयुष एक बिहार का लड़का था, मुजफ्फरपुर का, ठीक है, वो आईटी दिल्ली से पास आउट कर गया है बउआ। सेम उसको भी कहते थे कि भाई अगर हम 1 घंटा पढ़ाते हैं तो आपको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इससे कम पढ़ोगे तो कभी काम नहीं चल सकता, सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो एक और लास्ट चीज कर लेंगे हम लोग, 10 मिनट में ये चीज खत्म हो जाएगा। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, potential energy of system of an electric dipole in an external uniform electric field. Potential energy of system of electric dipole in an external uniform electric field, in an external uniform electric field, external uniform electric field। लिखेंगे एक लाइन कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल in an external electric field, in an external electric field as a function of orientation, as a function of orientation of dipole, function of orientation of dipole with respect to field, with respect to field, with respect to field। जैसे देखो यहाँ कोई माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा। मान लो कि ये रोटेट हुआ है, ये क्या हुआ, रोटेट हुआ है। चूंकि आपने कितना अच्छा से पढ़ाई की है, या कितना अच्छा खेल कूद में भाग ली है, या किसी प्रोग्राम में कितना अच्छा आपने तैयारी की है, ये सब जो है बउआ जब उसमें पार्टिसिपेट लेते हो उसके बाद पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो वैसे ही इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को करने के लिए आपके पास कितना एनर्जी है, क्या आप किसी माउंटेन पे चढ़ सकते हो? अगर आपके बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है तो आप चढ़ जाओगे। मान लेते हैं 5 लड़कियां एक साथ माउंटेन पे चढ़ने के लिए गई, एक ही लड़की पीक पे पहुंच पाई, 4 लड़की नहीं पहुंच पाई। मतलब सिंपल है, जो पहुंच पाए उसके पास ज्यादा एनर्जी है। कैसे पता चला ज्यादा एनर्जी है? क्योंकि उसने काम की। कोई आधे रास्ते में गिर गई, कोई आधा रास्ता से ज्यादा आगे बढ़ी, कोई उससे ज्यादा आगे बढ़ी, मान ली एगो पीक पे पहुंची। इसका मतलब सबका एनर्जी अलग अलग है। तो वैसे ही किसी में कितनी एनर्जी है किस फील्ड में, ये जानने के लिए हमको क्या है भाई, वो देखना पड़ेगा उसका एक्सप्रेशन हमें। तो वही है, ये डायपोल है, एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा था। मान लेते हैं ये जो है डायपोल में, ये क्या हो गया, हमने डी थीटा एंगल से क्या किया, इसको चेंज करवाया। डी थीटा एंगल से क्या किया, ये शिफ्ट करवाया। हम इसको जानने के लिए कि इसके पास कितना एनर्जी है। ठीक है, ये थीटा है, ये डी थीटा, डी थीटा एंगल, डी थीटा एंगल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे के क्लास में बोला था। ठीक है, चूंकि हमने बोला था E इक्वल टू माइनस dV बाई डी है, तो dV इक्वल टू ई डी आर। वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ थीटा का काम है बउआ, सिंपल लिखा गया कि भाई ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल। हमने हमेशा बोला कि भाई देखो, वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय फील्ड। हमने हमेशा बोला कि देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी जब भी कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम कहाँ से कहाँ गए, ए से बी में, तो बी माइनस ए। वैसे ही बउआ, अगर पोजीशन ए है, पोजीशन 2 है, तो ये हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
हम टॉर्क के तौर पे लिख रहे हैं टी डॉट डी थीटा, जैसे ई डॉट डी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, ई डीएल हम लिखते थे ना माइनस साइन के साथ में, ई डॉट डीएल 0.1 से 0.2 मतलब U2 माइनस U1। तो हमें ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम ई डॉट डी आर लिखते हैं वहां चेंज इन पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा। तो वैसे ही जैसे वर्क डन जो होता है एफ डॉट डी एक्स होता है, तो फोर्स का एफ डॉट डी एक्स क्या, वर्क डन, वर्क डन का मतलब चेंज इन पोटेंशियल नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो वो एफ डॉट डी एक्स होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। एफ डॉट डी एक्स क्या है, वर्क डन है, वर्क डन को ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसे एफ डॉट डी एक्स है, फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क होता है रोटेशन में, और डिस्टेंस का काउंटर पार्ट थीटा होता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि भाई यहाँ से आप 60 डिग्री चले, किसी ने कहा कि 60 डिग्री हम चले हैं, किसी ने कहा नहीं भाई यहाँ से यहाँ सपोज 50 मीटर है, किसी ने कहा हम 50 मीटर चले, दोनों सही है। ये 50 मीटर बोला यहाँ से ऐसे बोल के, एंगल के टर्म में वही बोला 60 डिग्री चले, दोनों इक्वली वैलिड है। तो फोर्स का जैसे वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, तो फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं, हम तो खैर पार्विक पढ़ाए हुए हैं क्लास 11th में, ठीक है। अगर जो नहीं जान रहे हैं वो याद कर जाइएगा कि देखो भाई हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट डी थीटा है, यहाँ लिखेंगे माइनस 1 to 2 डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या देते हैं, टी डी, डॉट प्रोडक्ट टी डी थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा आता है, ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पे कॉस क्या है आपका पाई, कॉस 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। लिखो पहले फिर समझ लेना। टॉर्क का वैल्यू क्या आया है वो अभी एक्सप्रेशन से, पीई आया है, टॉर्क का क्या आया, पी क्रॉस ई मतलब पी साइन थीटा आया है, पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे आपका क्या है, ये निगेटिव साइन, ये कॉस पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 to 2 पी साइन थीटा डी थीटा 1 to 2 पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ चले हैं, सपोज हम थीटा 1 से थीटा 2 चले, कहाँ कहाँ चले, थीटा 1 से थीटा 2, लिख लो, थोड़ा सा पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में तो समझ में आ जाएगा। माइनस साइन को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट रखो थीटा की तरफ में, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। जैसे ई डॉट डीएल करते थे, ई डीएल cos थीटा, ये ई डी आर cos थीटा, वहाँ cos 0 या cos पाई लेते थे। हम फील्ड के अलोंग चल रहे हैं या फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। तो चूंकि फील्ड का अपोजिट हम काम कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया, cos पाई लिया है। निगेटिव साइन फॉर्मूला में आता है, निगेटिव से निगेटिव cos पाई कैंसिल। हमने पीछे जब भी किया है, हमने 2-3 चीज तो कर चुके हैं पीछे, और पीछे क्लास में भी हुआ है, जहाँ पे हमने फील्ड के अगेंस्ट चला है, माइनस ई डॉट डी एल लिखा है, और उसके बाद हमने पोटेंशियल में डेरिवेशन निकाला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल ही है, टी डॉट डी थीटा टी डी थीटा cos 180 डिग्री, क्योंकि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड है, cos पाई से निगेटिव कैंसिल। टॉर्क का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, टॉर्क का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, पी क्रॉस ई मतलब पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क का वैल्यू रखे, डी थीटा यहाँ पे है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ करेंगे 1 to 2, चाहे थीटा 1 से थीटा 2 जैसे भी लिखो है। इसका मतलब पी बाहर निकाले, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से इंटीग्रेट की, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस पी अपर लिमिट रखे कॉस थीटा 2, ये माइनस बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रूल है लोअर लिमिट रखने के पहले माइनस देते हैं कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइनल क्या एक्सप्रेशन आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास, चलो जैसे लिख रहे थे
U2 माइनस U1, इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास माइनस PE, ठीक है, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा जो है, सपोज हमारा रेफरेंस पॉइंट थीटा जो है वो 90 डिग्री है, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भाई, ये हमने पीछे भी बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा रेफरेंस फ्रेम पे निकलता है। मान लो कि हमारा इनिशियल एंगल जो है 90 डिग्री था, सपोज लेट एट थीटा 90 डिग्री, ठीक है, पोटेंशियल जीरो, सपोज मेरा थीटा 90 पे पोटेंशियल का रेफरेंस जीरो है बउआ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यू थीटा माइनस यू 90, हमने रेफरेंस क्या लिया 90 डिग्री, तो माइनस PE, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है थीटा 2, ये थीटा में बदल जाएगा cos थीटा, इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा रेफरेंस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल एट थीटा पे हो जाएगा cos 90 का वैल्यू जीरो होगा, ये वैल्यू होगा माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो आपके स्कूल के एग्जाम में आता है कि आप ड्रा करो एक्सप्रेशन को कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर होता है, क्योंकि P डॉट E जो है A डॉट B AB cos थीटा, तो अगर AB cos थीटा लिखा है तो कोई उसे P डॉट E लिख सकता है। पोटेंशियल एट थीटा जो होता है वो माइनस P डॉट E, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। बस इस एक्सप्रेशन में ये जो रेफरेंस लाइन है ये आपको याद रखना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन तब हम यूज करेंगे जब हमारा इनिशियल एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, 90 डिग्री एंगल पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। जब ये रेफरेंस फ्रेम हम याद रखेंगे तब हम ये न्यूमेरिकल यहाँ बना पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ और थीटा रहेगा, मान लेते हैं कि हमारा रेफरेंस लाइन अगर हमको 0 डिग्री दे दे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस PE cos थीटा माइनस 1। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हुआ है, ठीक है। अदरवाइज टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी जो है आप अच्छे से याद कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चन करवाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे गॉसस लॉ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसस लॉ पे। तो यहाँ तक में जो भी आपको डाउट होगा बउआ, कुछ भी डाउट रहा होगा तो आप पूछ लेना, फायदे में रहोगे। क्योंकि एक चीज तो बस याद रखना कि आपके पास अगर ये अप्रैल महीना बीत रहा है ना, हाँ, तो ये एकदम ये 100% रखो बउआ कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए टाइम तो आपके पास मिलेगा नहीं, जनवरी के पहले कभी नहीं मिलेगा आपके पास, बोर्ड के एग्जाम के टाइम में आपको मिलेगा। अदरवाइज आप ऊपर जैसे तैसे रिविजन कर करके स्कूल के एग्जाम में जाओगे। अगर हम बहुत धीरे धीरे करके एक एक चीज बता रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई साथ में करते चले जाना, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठना पड़े, जितना हम करवा रहे हैं उतना कवर कर लोगे, फिजिक्स में आपको कॉमा तक में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कुछ भी छोड़ोगे तो भाई परेशान रहोगे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा इतना सोच करके आप पढ़ाई कीजिएगा और थोड़ा सा पूछिए सर जी, अगर डाउट होता है तो पूछना चाहिए, और डाउट नहीं होता है इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हैं। एकदम क्लियर चीज है बउआ कि अगर, ठीक है, पीछे जैसे हम बोले ना अभी दिखाएंगे, देखो जिसका मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग का भी एग्जाम है, देखो अगर व्हाट्सएप का हम अगर अभी स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे तो दुनिया भर का क्वेश्चन लोग अभी लिखे, चूंकि लोग का तो क्लास बंद कर दिए तो भी वो अब है, ठीक है। उसको भाई दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है तो अब जाकर के स्क्रीनशॉट में भेज रहा है कि भाई कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, किसी को एडवांस देना है, किसी को मई महीना में मेडिकल का एग्जाम देना है, तो वही चीज है। और वो लोग मान ली काफी पढ़ने वाला बच्चा था पीछे वाला बैच में, वो लोग मतलब कि तो नहीं बोलिएगा तो आप परेशान रहिएगा, ठीक है। हम तो भाई सिलेबस कंप्लीट करते चले जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको उतना एक्सपीरियंस है ये सब चीज में। पूछोगे तो बारहवीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर जी? थोड़ा सा तैयारी कीजिए दिल लगा सर जी, अब इससे स्लो तो नहीं कोई पढ़ा सकता है, या इससे मतलब एकदम क्लियर क्रिस्टल। अनुष्का सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हाँ सर सुन। हाँ तो वही कर रहे हैं सर जी, चूंकि आप कुछ नहीं बोलती है ना ही कवर करती है, इसका मतलब नहीं पढ़ती है तब ना नहीं कुछ बोलती है या करती है।
तो थोड़ा सा तो मतलब देखो बोर्ड का एग्जाम अगर सीरियसली अगर ये आपके दिल दिमाग में ये चीज है कि भाई हमको फिजिक्स में 90+ लाना है, क्योंकि तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि भाई हम तो आज तक 90+ कभी नहीं बोलते थे बैच में, हम 95+ बोलते थे। और अभी भी देखोगे बोर्ड का एग्जाम निकल के आएगा ना, उस दिन हम नंबर शेयर कर देंगे आप लोग को, ठीक है, कि कितना किसको आया है। जिया है, नीता है और हिमांशु जो कि एडवांस का एग्जाम देगा, तो देखना ही तीनों को भेजेगा ही नंबर निश्चित तौर पे, ठीक है। मतलब बहुत टफ आया, बहुत ज्यादा टफ आया, कितना भी होगा तो भी 92 क्रॉस करेगा, समझे कि नहीं। और लक अगर सबका साथ रहा होगा तो 95+ में लाएगा, वो हमेशा सबका आता है। तो भाई कवर अगर नहीं करते जाओगे तब तो बहुत मुश्किल होगा एक चीज। और ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स के लिए बोल रहे हैं था जी, केमिस्ट्री में वही हाल होगा, मैथ में वही हाल होगा, या बायो पढ़ने वाले को वही हाल होगा। क्लास 12 प्योर बैलेंस का चीज है, आपको 4-4 5-5 घंटा आपको बैठना होगा, रात रात भर जगना होगा सर जी, दिन दुनिया छोड़ना होता तब जाकर के कोई कुछ कर पाता है, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास है तो हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं बीच बीच में, बाद में चूंकि सिलेबस कंप्लीट करने का हमको खुद हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो हम एकदम नॉन स्टॉप जो है पढ़ाते चले जाते हैं। तब आप पूछोगे भी तब उसमें हम बताने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। अभी एकदम स्टार्टिंग में हम हर कुछ बोलते हैं, हर कुछ प्लस माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रोज सिखा रहे हैं, रोज कैसे कैलकुलेट स्टेप लेते हैं कर रहे हैं, ताकि आपका कम से कम देखो 1 महीना बीतने पे चला, 24 तारीख हो गया ना भाई, तो मान सकते हो कि 20 दिन तो जोड़ हो गया क्लास का। तो बेसिक मैथमेटिक्स इंसान का 20 दिन में तैयार हो जाता है। छोटा सा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, छोटा सा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हो दिल लगा के, या तो आप सीधे सिंपल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ाई करते हो। तो पढ़ाई का मायने मतलब वो नहीं है, पढ़ाई का मायने मतलब है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन बता दिएगा तो नेक्स्ट क्लास में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ जहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन का डेरिवेशन आएगा वहाँ दिक्कत होगा निश्चित तौर पे, बट बेसिक इंटीग्रेशन में नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन में नहीं, प्लस माइनस कैलकुलेशन में नहीं, है ना। अदरवाइज मेहनत कीजिए सर जी, 4 घंटा सोइए, 3 घंटा सोइए और जगे 21 आवर जगिए। लोग करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, दुनिया में हर लोग कर रहा है। आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाइएगा, दूसरा बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, जो 24 घंटा 20 घंटा पढ़ रहा हो तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि सरस्वती माता तो ना इंसाफी नहीं करती है दुनिया में, बस इतना याद रखना। जो जितना ज्यादा मेहनत करे वो लाइफ में उतना सक्सेस होता है, यही सच्चाई है। ठीक है चलो, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉसस लॉ में एंट्री करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का छोटा सा देंगे, या हो सकता है 2-3 को क्वेश्चन पहले करवाएंगे अच्छे अच्छे, उसके बाद गॉसस लॉ में एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर गॉसस लॉ में सारे डेरिवेशन जितना भी हुआ है उसको गॉसस लॉ पे ड्राइव करेंगे, एकदम छोटा छोटा डेरिवेशन होता है गॉसस लॉ के बेसिस पे, ठीक है। तो जो भी देखोगे, बट वो सब आपको मजा तब आएगा जब आपको पीछे का हर कुछ कवर रहेगा, अदरवाइज फिर वही है, पतंग की काला अक्षर भैंस बराबर, सेम चीज वही होते रह जाएगा। ठीक है चलिए, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कोई डाउट होगा पूछिएगा।